everyone, welcome to the part 3 of chemical reaction, chemical kinetics. So previous slide में हम लोगों ने concentration, rate of disappearance and appearance को find out किया था. ये एक और टाइप का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आज हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कैसे सॉल्व होगा. सो यहाँ पे क्या बताया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय दैट इज रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी का होल स्क्वायर. ओके, so if the concentration of A and B is double, okay, this is your rate 1 and rate 2, what we will write, concentration of A is double 2A and concentration of B is also double 2B square. Okay, so what will I do, इन सबको मैं बाहर ला सकती हूँ कॉमन लेकर, 2 into 2 square concentration of A and concentration of B square. Okay, right. Now 8, this value is rate 1, so this is what we will get. Okay, so this is how you can solve this questions, basis of the concentration, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम. तो सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर हमने 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और आगे के सेशंस में हम और क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आया गया है. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि नए टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ योर मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन. सो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन से क्या समझते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शंस मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं और मोर देन वन स्टेप रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं. ठीक है, अब एलिमेंट्री रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शन का एक एग्जांपल हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, so we will get H2 and I2, right? So this is what an example of elementary reaction. यही अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम देखते हैं तो ये मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं. जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, अब जब यही NO2 रिएक्शन कर रहा है NO2 के साथ तो हमको क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके, सो इन रिएक्शंस को, जैसे ये मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शंस हो रहे हैं, हम देख सकते हैं. ओके, सो सब रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमको नेट क्या मिल रहा है, सो ये जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये क्या हुआ है, मल्टीपल स्टेप्स पे हुए. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसमें जो मॉलिक्युलैरिटी है या जो हमारा स्टेप्स है वो एक से ज़्यादा है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा. सो नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं रेट लॉ के बारे में. ओके, रेट लॉ के बारे में. सो रेट लॉ क्या होता है, दैट इज द रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब क्या है कि किसी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ. ठीक है, अब इस रिएक्शन से मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है. अब मुझे इस प्रोडक्ट के रेट को डिटरमाइन करना है, तो मैं क्या लिखूँगी, दैट इज़ रेट इज़ इक्वल टू के, यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री 2 है, मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्क्वायर एंड F2. सो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी रेट लॉ को डिनोट करते हैं. ओके,
अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिस्कस करें तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स और पावर्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज that involved in rate equation. सो इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा कोई रिएक्शन है, मान लो मुझे नहीं पता स्टोइशियोमेट्री क्या है, मेरा ये रिएक्शन है, ठीक है, ये ए इसका स्टोइशियोमेट्री है, बी इसका स्टोइशियोमेट्री है, सी इसका स्टोइशियोमेट्री है, और मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। अब मैं इसको अगर रेट के फॉर्म में डिनोट करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके पावर में इसको पहुँचा दूँगी। ओके, नाउ इसके बाद तो प्रीवियस में मैंने लिखा कि रेट इज़ इक्वल टू के ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी एंड सी टू द पावर सी। तो ये मैंने रेट लॉ के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सो दिस इज़ योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऐसे ही हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कोई अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, बी के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम इसीलिए बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो हम ये रेट जो है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, वैसे ही अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी एंड सी के फॉर्मेट तीनों पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, और मैं पूछूं कि इसका क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि रेट सेकेंड ऑर्डर फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड फर्स्ट ऑर्डर फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट से हम क्या समझते हैं। ओके, सो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब फॉर एग्जांपल से हम एक समझते हैं कि नाइट्रोजन और मैंने हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया तो हमें मिला अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने मोल है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है, ओके, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का कितने मोल से 3 मोल है, ओके। मिल कितना रहा है हमको, 2 मोल ऑफ अमोनिया मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ अमोनिया मिल रहा है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, जितना हमको ज़रूरत है इस रिएक्शन में, उस हिसाब से नाइट्रोजन क्या है, लेस है, इन लेसर अमाउंट। ओके, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। इस रिएक्शन में यही लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, हम बोलेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट है और H2 जो है वो इन एक्सेस प्रेजेंट है। H2 का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और N2 का जो अमाउंट है वो कम है। तो ऐसे हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो यही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं हमारे
रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पहले हम देखते हैं केमिकल या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो द रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सो कौन सा स्पीसीज़ हमारे रिएक्शंस में पार्ट ले रहा है उस पर हमारा रेट डिपेंड करता है। और अगर हम देखें, ठीक है, एक ग्राफ में प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है, रेट का और कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, हमको पता है कि जब रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक है, रिएक्शन प्रोडक्ट, तो टाइम के साथ ये रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है एंड प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ रेट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा, ये जो ग्राफ है ये रिएक्टेंट का आएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट डिक्रीज़ होगा, एंड ये जो ग्राफ है ये प्रोडक्ट का आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द प्रोडक्ट विल increase. Okay, so this is how the concentration of reactant depends. Then we will discuss the temperature. So temperature, अगर हम temperature increase करते हैं, if we increase the temperature, the rate of reaction also increases. Okay, but exceptions होते हैं जहाँ पे ये rule नहीं काम आता है, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो कोलिजन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। इस वजह से क्या होगा, अगर नंबर ऑफ़ कोलिजन इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज़ होगा। दूसरी बात हम पढ़ते हैं डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं किस पे डिपेंड होता है, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट पे भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ओके, अभी कैसे डिपेंड करता है कैटलिस्ट के ऊपर, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। ओके, सो ये ऐसे होते हैं जो रिएक्शंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बस ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। मतलब इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम आर्रेनियस थ्योरी में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, बट मैं यहाँ पे एक सिंपली आपको समझा दे रही हूँ। मान लो कोई रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत है। इससे कम अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करूँ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है, इतना एनर्जी जब वो रिच करेगा तभी वो प्रोडक्ट बना पाएगा। कैटलिस्ट क्या करता है कि इस एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। अगर ये यहाँ था 10 किलो जूल था तो कैटलिस्ट इसको 7 किलो जूल तक पहुँचा देता है, एंड रिएक्शन जो है ईजिली रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता, मतलब कैटलिस्ट जितने अमाउंट में हम इस्तेमाल करेंगे, जब प्रोडक्ट बन जाएगा कैटलिस्ट हमको उतने ही अमाउंट में वापस मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द कैटलिस्ट वर्क। ओके, अब हम जैसे एक और चीज़ जान सकते हैं, सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा हम एरिया प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा रिएक्शंस जो होंगी अच्छे से होंगी, या रिएक्शन रेट उतना इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जितना सरफेस एरिया हम प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा स्पेस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर पाएंगे और रिएक्शन रेट जो है उतना फास्ट होगा। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन में रोल प्ले करता है। एक और लास्ट हमारा आता है, दैट इज़ योर एक्सपोजर टू रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि जैसे जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना,
जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो सनलाइट इनके प्रेजेंस में होती है, ठीक है, ये रिएक्शंस क्या होती है, ये रिएक्शंस फास्ट होती है, या ये रिएक्शंस के लिए हमको एक्सटर्नल किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाती हैं। जो रिएक्टेंट्स होती है सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। सो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। पार्ट फोर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कैसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन, इंटीग्रेटिंग डेरिवेशन रूल के बारे में समझेंगे और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर।